Second year, Mechanical Automobile. Subject code is MA206 and the subject is Basic Automobile Engineering. आज हम शुरू करने वाले हैं इसकी यूनिट 2 जो कि है सस्पेंशन सिस्टम। इसका सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टॉपिक नंबर 2.1 बेसिक फंक्शंस ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, और साथ में एक छोटा टॉपिक और है स्प्रंग एंड अनस्प्रंग वेट 2.5 टॉपिक नंबर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम को हम निलंबन प्रणाली या आलंबन प्रणाली या हिंदी में सस्पेंशन सिस्टम भी लिख सकते हैं। तो ये वाहन में मुख्य रूप से सस्पेंशन प्रणाली से तात्पर्य है स्प्रिंग्स और उससे जुड़े हुए विभिन्न भाग। सस्पेंशन प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये वाहन में बैठे यात्रियों को और वाहन के अंदर रखे हुए सामान को सड़क के झटकों से सुरक्षित रखने का कार्य करती है, यानी उन तक सड़क के झटके नहीं पहुंचने देते या उन्हें सड़क के झटकों को, उनके प्रभाव को कम करती है। तो फ्रेम या चेसिस जो होती है, चेसिस से तात्पर्य यहाँ फ्रेम और उसके ऊपर लगे हुए भागों से लेते हैं। इसको धुरों पर यानी एक्सल्स पर सीधे नहीं लगाया जाता है, अपितु कुछ कमानियों या स्प्रिंगों के द्वारा लगाया जाता है। ऐसा वाहन की बॉडी व अन्य भागों को सड़क के झटकों या धक्कों से बचाने के लिए किया जाता है। यानी जो एक्सल है उसके दोनों ओर पहिए लगे हुए हैं, और एक्सल ओपन एक्सल हो सकता है या कवर्ड केसिंग के अंदर हो सकता है, तो उसके ऊपर फ्रेम को या चेसिस को सीधे नहीं टिकाएंगे बल्कि उसके बीच में स्प्रिंग लगाएंगे, ताकि सड़क के ऊपर जो पहिए चलते हैं तब झटके लगते हैं तो वो झटके फ्रेम के ऊपर तक नहीं पहुंचे। ये जो झटके हैं ये रोलिंग, पिचिंग, बाउंसिंग या स्वे के रूप में हो सकते हैं। रोलिंग, पिचिंग, बाउंसिंग, स्वे क्या है ये हम अभी आगे बताएंगे। इनके कारण वाहन में यात्रा आरामदेह नहीं रहती। इन झटकों के कारण जो यात्री बैठे होते हैं उन्हें असुविधा होती है, यात्रा आरामदेह नहीं होती, कंफर्टेबल राइड नहीं होती, तथा इससे वाहन के फ्रेम व बॉडी में अतिरिक्त प्रतिबल एडिशनल स्ट्रेसेस भी उत्पन्न होते हैं। तो क्या है सस्पेंशन सिस्टम? सस्पेंशन सिस्टम ऐसे सभी भाग या पुर्जे जो इन झटकों को, सड़क के इन झटकों के कारण वाहन पर पड़ने वाले प्रभावों को रोकते हैं, वाहन पर जो विपरीत प्रभाव पड़ते हैं उनको रोकते हैं या कम करते हैं, उन सभी भागों पुर्जों को संयुक्त रूप से सस्पेंशन प्रणाली कहते हैं। सस्पेंशन प्रणाली में केवल स्प्रिंग नहीं है, इसके अंदर स्प्रिंगें यानी कमानियां होती हैं, शॉक एब्जर्वर होती हैं, और उससे जुड़ने वाले अन्य कई भाग हैं, शक्ल है और दूसरे कई भाग इसके साथ लगते हैं जो हम आगे अध्ययन करेंगे। यहाँ पर 3 बातें आई हैं मुख्य रूप से, बाउंसिंग, रोलिंग, पिचिंग। तो इसको हम एक बार इस चित्र की सहायता से अध्ययन करते हैं। वाहन जब सड़क पर चलता है तो अलग अलग तरह के उसको जो है सड़क के झटकों का सामना करना पड़ता है, जिसमें वाहन के अंदर कंपन उत्पन्न होते हैं और वाहन ऊपर नीचे या आगे पीछे या साइड में झुकता है। तो बाउंसिंग को यहाँ दर्शाया गया है। बाउंसिंग से तात्पर्य है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होना। यदि ये वाहन इस तरह से चल रहा है और कहीं कोई सतह अचानक से ऊंची हो जाती है या नीची हो जाती है तो उसके कारण पूरा वाहन अप एंड डाउन मोशन करता है, ये बाउंसिंग प्रक्रिया कहलाती है। दूसरी है पिचिंग। यदि वाहन चल रहा है और उस समय अचानक से उसके ऊपर ब्रेक लगाए जाए तो ब्रेक लगाने पर वाहन आगे से दबेगा और पीछे से थोड़ा उठेगा। इसके विपरीत यदि खड़े वाहन को अचानक से एक्सेलरेट किया जाए तो वाहन आगे से उसका कुछ भाग हल्का सा ऊपर उठता है। मोटरसाइकिल को आप यदि तेजी से एक्सेलरेट करें तो आगे का पहिया हल्का सा ऊपर उठने की प्रवृत्ति रखता है, तो पीछे का पहिया दबेगा। तो ये आगे से नीचे ऊपर और पीछे से ऊपर नीचे इस तरह होने की ये जो प्रक्रिया है इसे पिचिंग कहते हैं। और रोलिंग है, रोलिंग यानी साइड में लुढ़कना, यानी साइड से अगर तेज हवाएं चल रही है, यदि वाहन किसी मोड़ के ऊपर गति कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वाहन का बाहरी किनारा दबता है, यानी जिस दिशा में वाहन जिस सर्किल के ऊपर मुड़ रहा है उसके बाहर की ओर वाहन दबेगा और अंदर की ओर वाहन ऊंचा उठेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो वाहन के सीजी के ऊपर कार्य कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर सीजी के ऊपर कार्य कर रहा है, और रेजिस्टेंस फ्रिक्शन जो इसको बाहर जाने से रोकने वाला है वो फ्रिक्शन वो इधर कार्य कर रहा है।
तो ऐसे में ये वाहन जो है एक कपल इसके ऊपर कार्य करेगा और वाहन ऐसे लुढ़कने की कोशिश करेगा। ये जो रोलिंग, पिचिंग, बाउंसिंग है, इसे हम किसी नाव या पानी के जहाज की जो है सहायता से भी समझ सकते हैं कि यदि एक जहाज पानी में खड़ा हुआ है और लहरें ऊपर नीचे आती हैं, जिनके कारण पूरा जैसे ज्वार भाटा आता है उस समय, हाई टाइड और लो टाइड के समय, तो वो जहाज जो है ऊपर नीचे होता है, इसे बाउंसिंग कहते हैं। यदि जिस दिशा में जहाज गति कर रहा है उसके सामने से या पीछे से लहरें आए तो वो आगे और पीछे दबेगा और उठेगा, इसे पिचिंग कहेंगे। और अगर जहाज जिस दिशा में जा रहा है उसके साइड से लहरें आए तो वो उसको रोल यानी लुढ़कने की प्रवृत्ति उत्पन्न करेंगे। स्वेइंग भी यहाँ पर लिखा है। स्वेइंग का अर्थ है झूमना, झूमना या झूलना। तो इनके संयुक्त प्रभाव के कारण वाहन एक तरह से जो झूलता है या झूमता है उसे स्वे कहते हैं। तो ये सभी जो हैं अलग अलग प्रकार से वाहन को कंपन उत्पन्न करने का या उसके तल को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं झटके, और इन झटकों के विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए हम लगाते हैं सस्पेंशन सिस्टम। यह है सस्पेंशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि सस्पेंशन सिस्टम के कार्य क्या होते हैं। टॉपिक नंबर 2.1 पर आते हैं, फंक्शंस ऑफ सस्पेंशन सिस्टम या सस्पेंशन प्रणाली के कार्य। एक वाहन के अंदर सस्पेंशन प्रणाली के केवल यही कार्य नहीं है कि वो सड़क के झटकों को अवशोषित कर ले, उसके अलावा भी अन्य कई कार्य हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला और प्रमुख कार्य तो जो हमने पढ़ा, सड़क के झटकों को अवशोषित करना और यात्रियों को आरामदायक सवारी उपलब्ध करवाना तथा झटकों से यात्रियों व वाहन में रखे सामान की सुरक्षा करना। सड़क के झटके यात्री तक पहुंचेंगे तो असुविधा होगी और उसके कारण जो कंफर्टेबल राइड, आरामदायक सवारी नहीं रहेगी। तो कंफर्टेबल राइड या आरामदायक सवारी उपलब्ध करवाना ये प्रमुख हो गया। और यदि वाहन के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है उसको, या यात्री बैठे हुए हैं उनको झटकों के कारण कोई नुकसान हो सकता है तो उसे बचाना यानी सुरक्षा प्रदान करना। तो ये पहला और प्रमुख कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य जो है, वाहन के विभिन्न पुर्जों तथा प्रणालियों पर सड़क के झटकों के कारण पड़ने वाले विपरीत प्रतिबल प्रभावों को, जो प्रतिबल प्रभाव यानी स्ट्रेस इफेक्ट्स को कम करना तथा कुशनिंग इफेक्ट प्रदान करना। इसका तात्पर्य है कि वाहन में कई पुर्जे लगे हुए होते हैं, कई ऐसे भी पुर्जे हैं जिनके अंदर अगर कंपन ज्यादा होंगे तो वो खराब हो सकते हैं। कई प्रणालियां होती हैं, स्टीयरिंग प्रणाली होती है, ब्रेकिंग प्रणाली होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं, वायरिंग होते हैं, बल्ब होते हैं, कांच लगे होते हैं, विंडशील्ड्स होती हैं, और भी कई तरह की प्रणालियां होती हैं। इन सब पर अगर झटके पड़ेंगे तो उससे वो स्ट्रेसेस उत्पन्न होंगी या वो टूट सकते हैं। तो उन सब को कुशनिंग इफेक्ट यानी एक, जिससे कुशन का मतलब होता है गद्देदार प्रभाव, यानी झटका नहीं पड़े, ऐसा हमें वहां सस्पेंशन सिस्टम प्रदान करता है ये कुशनिंग इफेक्ट। परंतु इस कुशनिंग इफेक्ट के कारण जो वाहन का ढांचा है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो स्टेबल रहना चाहिए, उसके स्थायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इतना सॉफ्ट हम स्ट्रक्चर बना दें कि वो उसका जो है स्टेबिलिटी ही नहीं बनी रहे, तो स्टेबिलिटी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा जो है कार्य है, खराब सड़क यानी रफ रोड्स या मोड़ पर विशेष रूप से वाहन दबता है एक तरफ, इन पर वाहन को सुरक्षित रखते हुए रोलिंग, पिचिंग, बाउंसिंग या स्वेइंग के कारण वाहन बॉडी के अत्यधिक झुकाव को कम करना। जैसा हमने देखा कि ये जो अलग अलग रोलिंग, पिचिंग, बाउंसिंग होते हैं, इनके कारण वाहन का जो तल है, जो लेवल है, जो बॉडी है, वो अत्यधिक झुक सकती है। तो वो अत्यधिक झुकाव को वहां पर कम करना या नियंत्रित करना, इन विभिन्न परिस्थितियों में ये भी सस्पेंशन सिस्टम का कार्य है। चौथा कार्य है वाहन के अनस्प्रंग वेट को कम से कम रखना, ताकि पहिए सड़क सतह के अधिक से अधिक संपर्क में रहकर चल सकें तथा कंपनों की कम से कम ऊर्जा सस्पेंशन सिस्टम या प्रणाली में एकत्र हो। हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं अनस्प्रंग वेट और स्प्रंग वेट क्या होता है। तो यहाँ केवल ये समझते हैं कि अनस्प्रंग वेट जो है उसे हमें कम से कम रखना है, क्योंकि अनस्प्रंग वेट वो है जो सड़क के झटकों को, उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है अपने अंदर और उसे फिर स्प्रिंग कम करती है और स्प्रंग वेट तक बहुत कम कंपनों का प्रभाव पहुंचता है।
तो जितनी कम ऊर्जा इसमें एकत्र होगी प्रणाली में उतना बेहतर होगा। और पहिए जो है वो रोड कंटूर, जो सड़क की सतह का एक बनावट है, उसके अधिक से अधिक संपर्क में रहकर नजदीक चल सकेंगे। तो अनस्प्रंग वेट को कम से कम रखना, ये इसका एक कार्य है। एक और है इंजन, जो कि फ्रेम के ऊपर स्प्रंग भार में लगा होता है। इंजन क्या करता है? ड्राइविंग टॉर्क उत्पन्न करता है, चालन ऐंठ इंजन उत्पन्न करता है। तो चालन ऐंठ को पहियों तक पहुंचाने का कार्य जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम का होता है, यानी इंजन के बाद क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, स्लिप जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट, डिफरेंशियल, रियर एक्सल आदि है। परंतु ये जो पूरी ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसके बीच में ये जो चालन ऐंठ है, ये स्प्रंग वेट से और अनस्प्रंग वेट में भेजना होता है। जो ड्राइविंग टॉर्क है उत्पन्न होता है इंजन में, जो कि फ्रेम के ऊपर लगा है, और भेजना है उसे पहियों तक, जो कि स्प्रिंग के नीचे अनस्प्रंग वेट में लगा हुआ है। तो स्प्रंग वेट से अनस्प्रंग वेट में चालन ऐंठ को भेजते समय बीच में लगा हुआ है सस्पेंशन सिस्टम। तो सस्पेंशन सिस्टम भी इस ट्रांसमिशन का एक सहायक भाग होता है। इसको दूसरे शब्दों में हम कहें कि यदि ब्रेकिंग ऐंठ है, जो ब्रेकिंग टॉर्क है, वो हम उत्पन्न करते हैं पहियों के अंदर, और उसके कारण पूरे वाहन को रोकना है, यानी पूरा वाहन अर्थात फ्रेम और उसके ऊपर लगे हुए विभिन्न भाग। तो ब्रेकिंग टॉर्क को पहियों से फ्रेम तक पहुंचाने में सहायता करना, ये कार्य भी सस्पेंशन सिस्टम का है। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये इस तरह का एक कार्ट बनाई हुई है, ठेला बनाया हुआ है, जिसमें पहिए लगाए हुए हैं, और ये पहिए का ये फ्रेम है, और फ्रेम के ऊपर जो हमने एक प्लेटफॉर्म या पट्टा जो रख रखा है उसके ऊपर का, इसको जोड़ा नहीं है यहाँ पर, इसके साथ में यहाँ जोड़ा नहीं है। और मान लीजिए ये दोनों साथ गति कर रहे हैं, एक साथ गति कर रहे हैं। तो ये जब दोनों एक साथ गति कर रहे हैं और अचानक से मैं किसी प्रकार से इन पहियों में ब्रेक लगा दूं और ये जुड़े हुए नहीं है यहाँ पर, तो क्या होगा? ये पहिए तो रुक जाएंगे, परंतु ये ऊपर का पट्टा स्लाइड होकर के आगे निकल जाएगा। तो आगे निकल जाएगा, इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रेकिंग टॉर्क पहियों से, और ये ऊपर जो फ्रेम, इसे फ्रेम माने तो फ्रेम तक नहीं पहुंचा। ये किसके द्वारा पहुंचता? यहां पर अगर स्प्रिंग लगी हुई होती, इसके बीच में स्प्रिंग लगी हुई होती, तो उसके द्वारा ये टॉर्क जो है, ब्रेकिंग टॉर्क यहां से यहां पहुंचता। इसका दूसरा जो है पहलू देखते हैं कि मान लीजिए ये दोनों चीजें स्थिर हैं और अचानक से हम किसी तरह से इसको गति दे देते हैं, पहियों और नीचे के फ्रेम को गति उपलब्ध करवा देते हैं, यानी ये तेज गति से आगे बढ़े। तो ये अगर जुड़े हुए नहीं है तो ये नीचे का भाग आगे गति कर जाएगा, और ऊपर का जो फ्रेम है या पट्टा जिसे कहेंगे हम, वो यहीं पर रह जाएगा। तो ड्राइविंग टॉर्क जो कि हमने पहियों तक भेज दिया इंजन से उत्पन्न करके, वो फ्रेम तक नहीं पहुंचेगा। तो ये लिंक, सस्पेंशन सिस्टम इज द लिंक बिटवीन स्प्रंग वेट एंड अनस्प्रंग वेट, और इसके बीच में जो भी कोई टॉर्क का ट्रांसफर होता है उसे ट्रांसफर करने में सस्पेंशन सिस्टम हेल्प करता है। तो ये एक है कि फ्रेम के चालन ऐंठ को पहियों तक और ब्रेकिंग ऐंठ को पहियों से फ्रेम तक पहुंचाने में सहायता करना, ये भी सस्पेंशन सिस्टम का एक कार्य है। और छठा और लास्ट कार्य जो है, इसका विस्तार से अध्ययन हम बाद में स्टीयरिंग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि वाहन की स्टीयरिंग ज्योमेट्री या स्टीयरिंग ज्योमेट्री को सही या करेक्ट बनाए रखना, टू कीप द स्टीयरिंग ज्योमेट्री ऑफ द व्हीकल करेक्टली। ये 6 जो हैं इसके सस्पेंशन सिस्टम के हमने कार्य पढ़े, और इसके बाद हम अलग अलग प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम्स के प्रकार और उनके जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का अध्ययन करेंगे। अभी इसमें हमारे सामने आया एक स्प्रंग वेट और अनस्प्रंग वेट। तो इस स्प्रंग वेट और अनस्प्रंग वेट को हम पहले कवर कर लेते हैं। 2.5 नंबर टॉपिक जो है, स्प्रंग एंड अनस्प्रंग वेट क्या होता है। इसको हिंदी में हम स्प्रंग भार तथा अनस्प्रंग भार लिख सकते हैं, या आलंबित एवं अनआलंबित भार भी कहा जा सकता है। तो हमने देखा कि कोई भी स्प्रिंग है, जब हम ये पहिया है, पहिए के साथ एक्सल है, एक्सल के ऊपर एक्सल केसिंग है, उसके ऊपर स्प्रिंग लगाई हुई है, और उस स्प्रिंग के ऊपर वाले सिरे के ऊपर हमने जो है फ्रेम या और जो भी चीज है उसे टिकाया हुआ है या सपोर्टेड किया हुआ है, आलंबित किया हुआ है।
तो ये जो स्प्रिंग का माध्यम है यहां से यहां तक का, इसके ऊपर वाले सिरे पर जितने भी भार जुड़े हुए हैं वो सब स्प्रिंग वेट है, और इसके नीचे वाले सिरे के साथ जितने भी भार जुड़े हुए हैं वो अनस्प्रिंग वेट है। अर्थात वाहन का वह भार जो स्प्रिंगों के ऊपर टिका होता है, टिका का अर्थ है यहाँ सपोर्टेड है, सपोर्टेड ऑन स्प्रिंग्स, स्प्रिंग भार कहलाता है। इसमें अब आप कहेंगे ये स्प्रिंग जो है इनका स्वयं का भार क्या है, तो इसका आंशिक भार स्प्रिंग वेट है, आंशिक भार अनस्प्रिंग वेट में सम्मिलित होता है। कौन कौन से भार स्प्रिंग वेट में होते हैं? जो ऊपर फ्रेम लगा हुआ है उसके ऊपर बॉडी लगी हुई है, इंजन भी स्प्रिंग वेट में है, गियर बॉक्स है, क्लच है, स्टीयरिंग प्रणाली और ब्रेकिंग प्रणाली के सारे भाग नहीं परंतु अधिकांश भाग स्प्रिंग वेट में आएंगे। और ब्रेकिंग प्रणाली की भी बात करें हम तो उसके भी कुछ भाग जो है स्प्रिंग वेट में आएंगे, और कुछ जैसे ब्रेक ड्रम हुआ, ब्रेक शू हुए, ये सब अनस्प्रिंग वेट में आएंगे। तो ये सभी भार जो स्प्रिंग के ऊपर सपोर्टेड होते हैं, दूसरे शब्दों में कहें कुल वाहन भार का वह भाग, वह अंश जो स्प्रिंग के ऊपर सपोर्टेड है, स्प्रिंग भार कहलाता है। और इससे हम समझ सकते हैं कि अनस्प्रिंग भार क्या है? सड़क और स्प्रिंगों के बीच लगे हुए हर भाग या पुर्जे का भार अनस्प्रिंग भार कहलाता है। यह है सड़क और यह है स्प्रिंग, इन दोनों के बीच में जो भी चीज लगी हुई है वो सब अनस्प्रिंग वेट, उन सब का कंबाइंड भार जो है अनस्प्रिंग वेट कहलाता है। ये अनस्प्रिंग वेट यानी सड़क के झटकों को सीधे जो संपर्क में रहते हैं और उसकी ऊर्जा को, झटकों की ऊर्जा को अवशोषित करके रखते हैं, वो अनस्प्रिंग वेट है। दूसरे शब्दों में वाहन भार का वह भाग जो स्प्रिंगों पर आलंबित नहीं होता है, स्प्रिंगों पर सपोर्टेड नहीं होता है, अनस्प्रिंग भार कहलाता है। इसमें स्प्रिंगों का आंशिक भार भी सम्मिलित होता है। क्या क्या भाग हो सकते हैं इसके अंदर? इसमें हो सकते हैं पहिए हैं, पहियों के एक्सल हैं, धुरे हैं, धुरे अगर ओपन है तो एक्सल केसिंग भी है, डिफरेंशियल और उसकी केसिंग है, ब्रेकिंग और स्टीयरिंग प्रणाली के कुछ भाग, जैसा मैंने कहा कि ब्रेकिंग प्रणाली मास्टर सिलेंडर है या और दूसरे ब्रेक बूस्टर है या और कुछ है तो वो ऊपर लगे हुए हैं स्प्रिंग वेट में, परंतु ब्रेक ड्रम है या डिस्क है या ब्रेक पैड है, ब्रेक शू है, तो ये अनस्प्रिंग वेट में है। और इसी प्रकार से स्टीयरिंग है तो स्टीयरिंग के कुछ भाग स्प्रिंग वेट में आएंगे और कुछ भाग अनस्प्रिंग वेट में आएंगे। तो ये हमने पढ़ा स्प्रिंग वेट और अनस्प्रिंग वेट। हमारी कोशिश होती है कि अनस्प्रिंग भार को कम से कम रखा जाए। तो हमने आज टॉपिक कवर किया है 2.1 और इंट्रोडक्शन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, और टॉपिक नंबर 2.5। इसके बाद हम विभिन्न प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम और उनकी जो है कंस्ट्रक्शनल फीचर्स का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।